ऑलराइट बच्चों, प्रिंट आउट दूंगा। नहीं दूं? गुड रियलाइजेशन। अच्छा चलो ठीक है बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। आज से बहुत इजी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स। एक्चुअली इजी है, आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ वास्ट है सिलेबस, बट सच में बहुत इजी है। ठीक है, मतलब वास्ट है, इसके वजह से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, बट इफ यू स्टे इन प्रैक्टिस, स्टे इन टच विद दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इजी लगेगा। ओके, सो मेरा काम है एज अ फैकल्टी बोलना, बट लेट्स सी। चलो ठीक है बच्चों, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उस हिसाब से मजा तो आएगा। अच्छा, अभी बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद दिस सब्जेक्ट इनकम टैक्स, एक बहुत बेसिक चीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अपनी कंट्री में जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है ना, आपको सबको पता होगा वैसे, बट स्टिल टैक्सेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बताओ। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बता सकते हो डिफरेंस क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वाई आर वी यूजिंग द वर्ड डायरेक्ट, वो बताओ। डायरेक्टली ऑन इनकम। डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे टैक्स, बर्डन पास ऑन नहीं हो रहा है, राइट? बच्चों डायरेक्ट टैक्स में, एक सेकेंड एवरीवन, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में कोई मीडिएटर नहीं है जिसके थ्रू टैक्स पे किया जा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। सो वाई इज इनकम टैक्स अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? बिकॉज इनकम टैक्स, कोई पर्सन अगर इनकम अर्न करता है तो वो इनकम जो अर्न कर रहा है उस इनकम पे उसको खुद से टैक्स कैलकुलेट करना होता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसे जमा करने होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ कोचिंग क्लासेस के बिजनेस से, मेरा जो भी इनकम हो रहा है वो इनकम मेरा खुद का है, उस पर इनकम टैक्स में कैलकुलेट करूंगा और मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके पे कर दूंगा, राइट? तो बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो भी पर्सन का इनकम है ना, जिसने भी इनकम अर्न किया है ना, अगर आप इनकम अर्न करते हो तो इनकम अर्नर जो इनकम अर्न कर रहा है ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट को खुद से जाके इसके ऊपर का टैक्स पे करेगा, इनकम टैक्स। अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को वो टैक्स का पैसा जमा करूंगा। ठीक है, दिनेश सर कमा रहे हैं, दिनेश सर डायरेक्टली पे करेंगे। अमिताभ बच्चन कमा रहे हैं, अमिताभ बच्चन डायरेक्टली खुद पे करेगा। सो बेसिकली यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन टैक्स अपनी जेब से दे रहा है पैसा, बट वो गवर्नमेंट को नहीं दे रहा है। ठीक है, उससे कलेक्ट किया जा रहा है। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस इन जीएसटी। एग्जाम्पल अभी जीएसटी का यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट टैक्स में। सो व्हाई इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? अगर सपोज एग्जाम्पल हम लोग इसको थोड़ा और एलाबोरेट करूं मैं, तो कोचिंग क्लासेस का फीस जब हम लोग आपसे कलेक्ट कर रहे हैं और सपोज हमने आपसे जीएसटी भी चार्ज किया है, इन दैट केस क्या होगा? देख लो, स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टूडेंट जीएसटी का अमाउंट अपने पॉकेट से पे कर रहा है, बट स्टूडेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को थोड़ा दे रहा है ना। हम लोग कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। आप कौन है? सर्विस रिसीवर। तो सर्विस रिसीवर से कलेक्ट किया जाता है टैक्स, और ये टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? ये अभी फॉर एग्जांपल कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस क्या करेगा, कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट से टैक्स कलेक्ट करेगा और ये टैक्स कलेक्ट करके जीएसटी का अमाउंट किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। सो इफ यू लुक एट दिस चेन, स्टूडेंट के जेब से टैक्स गया तो है, बट स्टूडेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा जमा नहीं कर रहा है। सो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट से कोचिंग क्लासेस के थ्रू वो गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है इनडायरेक्टली। बात समझी? डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, देयर इज नो मीडिएटर, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसे जमा करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहे हो, आप किसी को पैसे दे रहे हो और वो पर्सन के थ्रू फिर आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग जीएसटी लेवी करते हैं तो हम लोग एज अ सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग स्टूडेंट से जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके फिर हम लोग गवर्नमेंट को जमा करेंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो चुकी है टैक्स को जमा करने की। टैक्स पे करने वाला अलग होता है और टैक्स जमा करने वाला अलग होता है इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बट डायरेक्ट टैक्स में पेयर और जो एक्चुअली बेसिकली जिसके जेब से पैसा निकल रहा है और जो जमा कर रहा है गवर्नमेंट के पास जाके ऑफिशियली पे कर रहा है,
दोनों भी सेम पर्सन होते हैं. इज इट क्लियर? ठीक है. राइट नाउ आवर एंटायर फोकस इज ऑन इनकम टैक्स बिकॉज इनकम टैक्स फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स. ओके. अच्छा, तो बच्चों ये देख लो, आज का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ओके, तो जो स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं तो उनको शायद ये लेक्चर फिर से देखना पड़ेगा, तब जाके उनको कल कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लिक होंगे. बिकॉज आज के लेक्चर में जो चीजें मैं बताऊंगा वो आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे इनकम टैक्स के हर क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट का यूज होगा. एवरी क्वेश्चन यू सॉल्व, लिटरली एवरी क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स जो भी आप सॉल्व करोगे अलग अलग चैप्टर्स में, वहां पे ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बार बार काम में आने वाले. ठीक है. तो हमारा फोकस किस पे है? इनकम टैक्स पे. और इनकम टैक्स को समझाने के पहले एक दो चीजें और बेसिक थोड़ी बताता हूं. ठीक है. सो बच्चों, अपने कंट्री में जो टैक्स बनता है, तो टैक्स किस तरीके से बनता है और कौन से गवर्नमेंट के पास किस तरीके से पावर होता है टैक्स को बनाने का, वो थोड़ा बता रहा हूं. Okay, so power to levy taxes, this is given in 7th schedule to article 246. जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246 राइट देता है कि टैक्सेस अपने कंट्री में बनाने का पावर किसको है. तो क्या हुआ है पता है, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनियन, है ना, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने आपस में पावर्स को बांटा है. और कुछ कुछ जगह कॉमन पावर्स है, दोनों मिलकर टैक्स बनाते हैं, टैक्स के लॉज बनाते हैं. ठीक है. टैक्स एट द एंड ऑफ द डे इज अ लॉ, है ना. तो अपने कंट्री में अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो हर साल बजट निकलता है, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर बिल प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस बिल, है ना, और उसको फिर पास किया जाता है और हर साल ये चेंज किया जाता है. सो द क्वेश्चन इज, अपने कंट्री में कौन से टैक्स को लेके किसके पास पावर है, हम लोग को थोड़ा ब्रॉड, हम लोग एक बार ब्रॉडर व्यू समझते हैं. तो यूनियन लिस्ट क्या होती है? यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चल रही. तो इन्होंने क्या किया, दोनों गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लूटेंगे लोगों को, बट कौन सा हिस्सा मेरा है, कौन सा हिस्सा, कौन सा इलाका मेरा है, कौन सा इलाका तेरा है, इन्होंने बराबरी से पहले से सब क्लियर डिसाइड कर दिया लीगली, है ना. तो यूनियन लिस्ट में क्या आएगा? यूनियन लिस्ट में यहाँ पे लिखा है, पार्लियामेंट हैज exclusive power to make laws on the matters contained in union list. What is meaning of list? एक लंबा लिस्ट बना दिया उन्होंने टैक्सेस का कि ये सारे टैक्सेस हमारे कंट्रोल में है और हम लोग इससे रिलेटेड लॉज बनाएंगे. ठीक है. तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स लिखा है, अपने को इसी से मतलब है. ठीक है. अच्छा, वैसे स्टेट लिस्ट क्या होगा? स्टेट लिस्ट में यहाँ पे स्टेट को पावर होता है, वो लेजिस्लेट कर सकता है, लॉज बना सकता है ना. तो स्टेट गवर्नमेंट, देखो अभी आपने ऐसा नोट किया होगा, आपको ये आपको ऑब्जर्वेशन से समझेगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट सेम पैसा नहीं कमाती है. ठीक है. हर एक स्टेट गवर्नमेंट का इनकम अलग होता है. वाई? बिकॉज कुछ कुछ जगह पे स्टेट लिस्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का राइट होता है. ठीक है. तो कुछ स्टेट्स में टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, कुछ स्टेट्स में कम होता है. दैट डिफाइंस कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा कमा रहा है. ठीक है. तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अपना इंडिपेंडेंट टैक्स को लेवी करने का, उससे रिलेटेड लॉज बनाने का राइट होता है. और लास्ट में लिखा है कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट में क्या होगा? कॉन्करेंट में दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं कॉमनली. एग्जाम्पल जीएसटी कुड बी वन गुड एग्जाम्पल जहां पे कॉमनली लॉज बनाए जाते हैं. ठीक है. स्टेट लिस्ट में अल्कोहल वगैरह कुछ सिलेक्टेड चीजें होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का लुकआउट होता है कि टैक्सेस हम लोग कैसे लगाएंगे. अगर आप देखोगे कि अल्कोहल जो है बच्चों, इसका जो टैक्सेशन है हर गवर्नमेंट का अलग होता है. गोवा गवर्नमेंट का बहुत कम टैक्सेस है, इसलिए अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है गोवा में. ठीक है. बिकॉज बहुत चीप है वहां पे. रीजन ये है कि टैक्स बहुत कम है. और अगेन हर गवर्नमेंट का अपना अलग लुकआउट है. कुछ गवर्नमेंट ने तो बैन ही किया है, दे डू नॉट वांट टू अर्न एनीथिंग आउट ऑफ अल्कोहल, है ना. फॉर एग्जांपल बिहार एंड गुजरात. ओके. तो ये इस तरीके से इन्होंने स्ट्रक्चर डिसाइड किया. नाउ इफ यू लुक एट दिस यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स लिखा है. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब कभी भी आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन पढ़ोगे, कुछ भी अमेंडमेंट पढ़ोगे, वो अमेंडमेंट किसने लाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. तो फाइनेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है पूरा इनकम टैक्स का जो लुकआउट है, और हर साल ये बजट लाके इसमें चेंजेस जो लाते हैं, ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला ताई. ठीक है. तो निर्मला ताई क्या करते हैं? हर साल बजट अनाउंस करते हैं, उसमें जो भी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट करे? वो यूनियन को रिप्रेजेंट करे. दे आर रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट. अपने कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है, बजट के थ्रू वो फाइनेंस बिल लाते हैं और हर साल अमेंडमेंट्स लाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में. इज इट क्लियर? ठीक है. एक दो चीज और क्लैरिफाई करूंगा. इनकम टैक्स एक्ट, बेसिक एक्ट 1961 का है. ठीक है. हर साल जो चेंजेस आते हैं ना,
वो फाइनेंस बिल के थ्रू आता है। फाइनेंस बिल 2025, फाइनेंस बिल 2026, फाइनेंस बिल 2027, ऐसे हर साल फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट लाके वो इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाते हैं। ठीक है, बेसिक चीज समझी। कौन से लिस्ट में आता है इनकम टैक्स? यूनियन लिस्ट। विच एंट्री? एंट्री नंबर 82। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन से, एग्जाम में कुछ भी इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपके जानकारी के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ रहे हैं। ठीक है, नाउ एक दो चीजें और बताऊंगा। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स, ये जो फर्स्ट जो हम लोग जो यूनिट सीख रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स नाम है इस यूनिट का, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट हो। ये फर्स्ट यूनिट का पर्पज ये है कि आपको बेसिक हर एक चीज का मैं ओवरव्यू बताऊंगा, और मेन चीज आपको इस पूरे यूनिट के एंड तक टैक्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, अगर आप टैक्स निकालना सीख गए विदाउट एनी कंफ्यूजन और आपको एक अच्छा क्लैरिटी आ गया, तो अपना यूनिट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। मेजरली मॉड्यूल के क्वेश्चंस हम लोग सारे कवर करेंगे। मॉड्यूल के अलावा जहां जहां जरूरत है वहां पे मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पुट किए। ठीक है, चलो तो बच्चों, ये एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स हम लोग इसकी अभी शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, नाउ इनकम टैक्स में एक बहुत ही बेसिक चीज है। ओके, वो बेसिक चीज क्या है? इफ यू कैन राइट दीज टू कॉन्सेप्ट्स, आपकी नोटबुक निकालो, नोटबुक में फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये दो चीजें आप लिखो। हो गया? चलो बताओ। हाँ, ध्यान से सुनना बच्चों, एवरीवन प्लीज लिसन। यही कॉन्सेप्ट में बता रहा था आपको, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में इसका रेफरेंस आएगा। इनकम टैक्स के हर क्वेश्चन में इसका रेफरेंस आता ही है। ओके, आप देख लोगे बाद में आगे। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट्स थोड़ा एक्सप्लेन करो। फाइनेंशियल ईयर एंड देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। पहले पूरा मैं लिखूंगा, उसके बाद आप लोग चालू करना लिखना, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना। अब बच्चों, फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्टली इनकम टैक्स एक्ट में इसका क्या रेलेवेंस है वो थोड़ा सुनना। अभी देख लो, फाइनेंशियल ईयर जो अपने लॉ में सीखा था, वैसे ही यहां पे भी फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन है। स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को। ठीक है, सो फाइनेंशियल ईयर जो है बच्चों, अभी फिलहाल हम लोग जो फाइनेंशियल ईयर का जो सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारा सिलेबस जो है, आपका जो बेसिकली जो अटेम्प्ट है, आपका अटेम्प्ट कब है? नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर जो आपका अटेम्प्ट है, वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको सिलेबस पढ़ना है वो बता रहा हूं, ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे। सो फाइनेंशियल ईयर जो आपको एप्लीकेबल है, इट इज फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, यही फाइनेंशियल ईयर आपको एप्लीकेबल है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा समझेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है, ये स्टार्ट कहां से होगा? 1 अप्रैल 2025। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2026। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर में जो भी लोग कमा रहे हैं, उसका टैक्स का रेट अलग होगा वैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25। देख लो, आपको एक एग्जांपल देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 कब चालू हुआ? 1 अप्रैल 2024। खत्म कब हो रहेगा? 31 मार्च 2025। ठीक है, लिसन केयरफुली बच्चों। फाइनेंशियल 24-25 में जो टैक्स के लॉस थे वो अलग थे। ठीक है, और फाइनेंशियल 25-26 में टैक्स के लॉस अलग है। हर साल टैक्स के लॉस चेंज होते हैं। वाई? क्योंकि हर साल बजट अनाउंस होता है, बजट में गवर्नमेंट टैक्स के लॉस को बदलती है। ठीक है, तो मेरा बोलना यह है कि अगर फाइनेंशियल 24-25 में जो पर्सन ने टैक्सेशन कैलकुलेट किया होगा, जो भी टैक्स निकाला होगा, वो तरीका फाइनेंशियल 25-26 में सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्स के लॉज का नेचर ही ऐसा है कि हर साल इसको अमेंड किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, आप एक बेसिक चीज समझ लो। अभी आपको मैं सिखा रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 25-26, इस साल में जो टैक्स के लॉस थे उसके हिसाब से मैं आपको पूरी बातें सिखाऊंगा। ठीक है,
अगर सपोज इमेजिन करो यही सेम चीज जब आप सीए फाइनल में सीखोगे, तो सीए फाइनल में आपका फाइनेंशियल ईयर जो भी है चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, और आप अलग फाइनेंशियल ईयर का टैक्स का लॉ पढ़ोगे। इट मींस टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर साल कॉन्स्टेंटली टच में रख के पढ़ते ही रहना पड़ेगा। इमेजिन दिस, 25-26 फाइनेंशियल ईयर का आपने सीख लिया, आप एग्जाम पास हो गए, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप चालू हो रही है, आर्टिकलशिप में वापस नया फाइनेंशियल ईयर आ चुका रहेगा। वापस आप जब प्रैक्टिकली कुछ करोगे आर्टिकलशिप डेज में, तब आपको और नया अपडेटेड लॉ सीखना पड़ेगा टैक्स का। क्यों? बिकॉज दिस इज समथिंग विच चेंजेस एवरी ईयर। और हर साल जब मैं बोल रहा हूँ चेंज होते हैं, अच्छे खासे अमेंडमेंट्स आते हैं। दिस इज नॉट लाइक लॉ कि 2-3 साल में एक आधा अमेंडमेंट आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते ही रहना पड़ेगा। I've seen many senior chartered accountants who are constantly reading और हमेशा कंप्लेन करते हैं कितना भी पढ़ो ये सब्जेक्ट कमी है। कोई भी सीए के ऑफिस में देखना, बुक्स भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हर साल नया बुक परचेस करना पड़ता है। वाई? बिकॉज पुराना बुक काम में नहीं आएगा। ठीक है, सो आपको ये सब्जेक्ट को टच में रखना बहुत जरूरी है, कंपलसरी। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो जो आपने बहुत पहले पढ़ा था एकदम आउटडेटेड हो जाएगा। अब मैंने जिस फाइनेंशियल ईयर का मैंने मेरे टाइम पे पढ़ा था, इट वाज वेरी ओल्ड, है ना। मतलब मैंने तो फाइनेंशियल 2008-9 का पढ़ा था, और अभी मैं आपको 25-26 का सिखा रहा हूँ। सो मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब इतने नॉट 8-9, इतना भी पुराना नहीं हूं मैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज समथिंग विच चेंजेस कॉन्स्टेंटली। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सुनो अच्छे से। आपका जो सिलेबस है बच्चों, आपका सिलेबस इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बना है। फाइनेंशियल ईयर 25-26, दिस इज एप्लीकेबल टू यू। ठीक है, अच्छा अभी चल रहा है क्या फाइनेंशियल ईयर? तो मतलब आप जो पढ़ रहे हो वो एकदम लेटेस्ट चीज पढ़ रहे हो। ओके, अच्छा एक चीज और, थोड़ा गेस करके कोई बताएगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 स्टार्ट कब हो रहा है? ये 1 अप्रैल को चालू है ना, तो इससे रिलेटेड लॉस कब बने होंगे? अच्छा बजट कब आता है? हर साल बजट कौन से महीने में आता है? हाँ, जनवरी एंड फरवरी फर्स्ट वीक में बजट आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आजकल थोड़ा प्रीपोन कर रही है उसको, जनवरी एंड में बजट आ जाता है, कभी कभी फरवरी फर्स्ट वीक में आता है। ठीक है, तो जनवरी एंड इस साल 2025 की बात कर रहा हूं मैं, 2025 में जनवरी फरवरी में जो बजट अनाउंस हुआ है, वो बजट कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए है? ये वाला 25-26। तो इस साल जो निर्मला ताई ने बोला है वो अभी आपको पढ़ना है। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, एंड अगेन दिस इज द रीजन टैक्स थोड़ा सा लेट चालू करना सेंसिबल चीज है। क्यों? क्योंकि टैक्स के बुक्स अपडेट ही नहीं हुए, मतलब मॉडल भी लेट आया इसका। दूसरी चीज, मार्केट में जो ऑथर्स होते हैं, जो अमेंडमेंट्स करते हैं, हर साल उनको उनका बुक चेंज करना पड़ता है, इट टेक्स टाइम, है ना। अच्छा अब मेन मुद्दे पे आता है, सुनो। फाइनेंशियल ईयर 25-26 बच्चों, इनकम टैक्स में आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट बी कंफ्यूज विद कैलेंडर ईयर। सबको कैलेंडर ईयर पता है क्या होता है वैसे कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर तो आपका जो बेसिकली जनवरी से स्टार्ट होता है इंग्लिश ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से, और दिसंबर को खत्म होता है ना, उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको स्ट्रिक्टली कौन से ईयर को रेफरेंस पकड़ना है? फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल कौन सा आपके सिलेबस का? 25-26। 1 अप्रैल 25 को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 26 को खत्म हुआ। इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी लोग पैसे कमा रहे हैं उस पर टैक्स कैसे निकलेगा वो हम लोग सीख रहे हैं। ओके ठीक है, अच्छा अब एक दो चीज और बता रहा हूं, सुनो बच्चों। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, ओके, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26। इस साल में जो भी पर्सन पैसे कमा रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मिस्टर ए ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है। इसका इनकम जो कुछ भी आया है इस पर्टिकुलर पीरियड में, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 को, है ना, ये एक साल में जितना भी पैसा कमा रहा है, गवर्नमेंट बोलेगी भाई आपका जो इनकम है इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना है। ओके, सो माय क्वेश्चन इज 31 मार्च 2026 जैसे खत्म हो गया, अगले दिन 1 अप्रैल को गवर्नमेंट आ रही है, मिस्ट्री को बोल रहे हैं निकालो टैक्स का पैसा। ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? क्यों गलत लग रहा है? यहाँ फर्स्ट बेंच ध्यान दो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। अगर आप फर्स्ट लेक्चर में आप एकदम इतना ऑफ द ट्रैक जा रहे हो, नो वन कैन हेल्प यू। 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26, इमेजिन करो 31 मार्च 2026 कल खत्म हो गया, आज 1 अप्रैल 2026 है। 1 अप्रैल को गवर्नमेंट आपके पास आके बोलती है अरे साल खत्म हो गया टैक्स का पैसा निकालो। ये सही है गलत है? क्यों गलत है?
अरे सर थोड़ा सांस तो लेने दो, अभी तो साल खत्म हुआ है, अभी तो हम बैठेंगे, हमारा इनकम का पूरा अकाउंटिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे सी के पास जाके, है ना। और इसको टाइम लगता है ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है आपको थोड़ा टाइम दे दो। गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे ही आपका साल खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, वहां से आपको कुछ हम लोग 4 मंथ्स का टाइम देंगे। कैन यू कैलकुलेट 4 मंथ्स कहाँ एंड हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 31 जुलाई 2026, है ना। इसको क्या हो गया? ऑलराइट, सो 4 मंथ्स का एंड हो रहा है, 4 मंथ्स का एंड हो रहा है 31 जुलाई 2026, ठीक है। सो ये तारीख तक आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होगा। दिस इज अगेन अ जनरल रूल। कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉर्मल केस में आपको 4 मंथ्स का टाइम मिलता है, ठीक है। 31 जुलाई 2026, ओके। ये कौन सा डेट है? ये है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का रिटर्न, रिटर्न का ड्यू डेट है। क्या है? इनकम टैक्स के रिटर्न का ड्यू डेट। अच्छा, एक दो चीजें अभी से बता देता हूं। इनकम टैक्स रिटर्न जब जो आप फाइल करते हैं ना, उसका इनकम टैक्स में एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 139(1), ओके। अभी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो बट यू विल गेट यूज्ड टू इट, ओके। फिर से बता रहा हूं, आपका फाइनेंशियल कौन सा है एप्लीकेबल? 25-26 चालू कब हुआ? 1 अप्रैल 2025। खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2026, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर जैसे ही खत्म हो गया, आपको 4 मंथ्स का टाइम मिल रहा है नॉर्मल केस में। मतलब आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न में एग्जैक्टली क्या करते बताए? आप बताते हो सर हमारी इतनी कमाई है और इस पे इतना टैक्स लग रहा है और हम लोग ये टैक्स पे कर देते हैं। तो 31 जुलाई तक आपको रिटर्न जमा करके टैक्स आइडियली गवर्नमेंट को पूरा जमा करना होगा। सो यू आर गेटिंग हाउ मच, हाउ मेनी मंथ्स? यू आर गेटिंग 4 मंथ्स। तो ये 4 महीने में आपको पूरा आपका इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करना होगा। बेसिकली 4 महीने में क्या होता है, सीए के पास जाता है और सीए के पास जाके वो पूरा कैलकुलेशन करवाता है और फिर सीए उसको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने में मदद करता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन 4 मंथ्स, जैसे आपका साल खत्म हो गया। समझ में आई बात? ये क्या है? ये ड्यू डेट है। कौन सा सेक्शन का? 139(1) का। दिस इज कॉल्ड एज ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, है ना। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, इसको हम लोग ROI भी बोलते हैं। ROI इज रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। तो रिटर्न, ये जो रिटर्न है रिटर्न ऑफ इनकम, ये आपको 31 जुलाई तक फाइल करना होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और बताता हूं, अगर आपका केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड केस मतलब कौन सा हो सकता है? कंपनी का केस, ठीक है। इंडिविजुअल का अलग ड्यू डेट होता है, कंपनीज का अलग होता है, ठीक है। नॉट जस्ट कंपनीज, अगर आप इंडिविजुअल भी हो और अगर आपका ऑडिट हो रहा है, आपका क्या हो रहा है? हाँ, इनकम टैक्स ऑडिट हर एक का नहीं होता है। जो थोड़े बड़े असेसी होते हैं, जो थोड़े बड़े इनकम वाले लोग होते हैं, जिनका थोड़ा सेल ज्यादा है, उनके केस में बच्चों इनकम टैक्स का ऑडिट कंपलसरी होता है। ऐसे समझ लो, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए ड्यू डेट है 30 सितंबर, सॉरी 30 सितंबर 2026, ओके। सो लुक एट दीज टू ड्यू डेट्स। फर्स्ट क्या लिखा मैंने? 31 जुलाई। सेकंड क्या लिखा मैंने? 30 सितंबर। तो ये दो ड्यू डेट्स है, ओके। 30 सितंबर ऐसे मान के चलो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए, और 31 जुलाई नॉर्मल केसेस के लिए, ओके। फिलहाल इतना आप दिमाग में रखो। ऑब्वियसली ये सब चीजें डिटेल में हम लोग आगे और सीखने वाले, ओके। अच्छा, तो बच्चों ये है आपके ड्यू डेट्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अभी क्या होगा, जैसे ही आपका, चलो ये केस लेते हैं, मिस्टर ए का फाइनेंशियल खत्म हो गया। 4 महीने में उसने क्या किया? 31 जुलाई तक उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दिया। कोई गैस करेगा इनकम टैक्स रिटर्न कहां जाता है? गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली, बट गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने आपका इनकम निकाला, उस पर टैक्स निकाला, और आपने ये सब हिसाब किसको दे दिया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया। बच्चों एक चीज बताओ, इनकम टैक्स इज अ वेरी यूनिक टैक्स। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ओनली टैक्स which is based on honesty of a person. क्यों? मिस्टर ये बोल रहा है सर मेरा इनकम 10 लाख है और 10 लाख के इनकम पे मैंने टैक्स भर दिया, हो गया, ठीक है। एक्चुअली इसका इनकम ज्यादा भी हो सकता है, छुपाया जा सकता है क्या? बिल्कुल 100%। तो इसमें क्या होता है पता है? इनकम टैक्स रिटर्न जमा होने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब आपके रिटर्न का असेसमेंट करता है। क्या करता है? हाँ सुनो, जैसे ही रिटर्न जमा हुआ, जो भी ड्यू डेट्स है, ये रिटर्न जमा होता है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब इसका करेगा असेसमेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड असेसमेंट? असेसमेंट मतलब एग्जामिन करना, चेक करना। बट एक खास चीज बताऊं, इंडिया में जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा होते हैं, गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक रिटर्न को वो चेक करे, कंफर्म करे सही है गलत है। ठीक है, इसमें क्या पता है, लेस देन 3% इनकम टैक्स रिटर्न्स आर एक्चुअली असेस्ड। बाकी सब गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई सही होगा, है ना। और 100 में से 3 या 3 से भी कम रिटर्न्स अगर चेक हो रहे हैं, तो 3 रिटर्न्स कौन से होंगे? थोड़े बड़े लोगों के, रिच लोगों के रिटर्न्स होंगे, या छोटे छोटे लोगों को पकड़ेंगे? बड़ी मछली में ज्यादा मजा आएगा ना। ठीक है, तो बड़ी मछली को पकड़ती है गवर्नमेंट। ओके, और जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जो बहुत ज्यादा इनकम वाले केसेस होते हैं, वो केसेस को गवर्नमेंट स्क्रूटनाइज करती है। स्क्रूटनाइज मतलब डिटेल में चेक करना, असेस करना। बाकी सारा असेसमेंट वो अज्यूम करते कि भाई सही होगा। इसलिए बहुत बार जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो अपना इनकम छुपा के भी बच जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका रिटर्न चेक ही नहीं होता है। ओके, अच्छा, बट अगर सपोज आपका रिटर्न चेक हुआ और इनकम टैक्स ऑफिसर ने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज की कि भाई ये सब गलत है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगर कुछ अलग कैलकुलेशन निकलता है और आपने बहुत कम इनकम बताया, तो जो डिफरेंस है उस पर बहुत पेनल्टीज लग जाएंगे। सो अगेन एज आई सेड, इनकम टैक्स इज अ टैक्स बेस्ड ऑन ऑनेस्टी ऑफ अ पर्सन। और अगर आपने ऑनेस्टी नहीं बताई है और आपकी चोरी पकड़ी गई, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। बहुत सीवियर प्रोविजन है, पेनल्टीज वगैरह, बहुत 100% तक पेनल्टीज लगता है। ठीक है, और इनफैक्ट अगर आपने जानबूझ के टैक्स की चोरी वगैरह की है, तो टैक्स का रेट भी बहुत भारी पड़ जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर पकड़ेंगे तो बहुत भारी पड़ जाएगा। ओके, अच्छा, अब मेन मुद्दे पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं आपको एक नया वर्ड सिखा रहा हूँ, सुनो अच्छे से। फाइनेंशियल ईयर कौन सा था ये? फाइनेंशियल ईयर बताओ वापस, हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर का इसका पूरा टैक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं? 25-26, 25-26, दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो आपका जो रिटर्न है वो कब जा रहा है? रिटर्न कब जा रहा है? 31 जुलाई को जाएगा नॉर्मल केस में। अगर ऑडिट वगैरह होता है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, कंपनी वगैरह का केस, तो 30 सितंबर। ठीक है, जो भी आपका रिटर्न गया, रिटर्न जाने के बाद अब उसका असेसमेंट होगा। असेसमेंट जनरली हैपेंस इन 1 ईयर आफ्टर योर फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बोला मैंने? असेसमेंट कब होता है? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होगा, पहले होगा? बाद होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक नया वर्ड है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर कैसे निकालोगे? फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज +1। वाई +1? अभी बताया मैंने, ऑब्वियसली रिटर्न जमा होने के बाद उसका असेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या बनेगा? 26-27। वाई? बिकॉज वंस योर फाइनेंशियल ईयर इज क्लोज्ड, ओनली देन योर रिटर्न विल बी असेस्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसलिए थंब रूल ये है, ये रूल बहुत सिंपल सा रूल है। असेसमेंट ईयर जब भी आपको निकालना होता है, कैसे निकालोगे? फाइनेंशियल ईयर जो है उससे रेलेवेंट असेसमेंट कैसे निकालोगे? +1 करना है। +1 क्यों करें समझ में आया? क्योंकि फाइनेंशियल खत्म होने के बाद उसका असेसमेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी आपको ये सारी चीजें लिखना चाहिए। एक चीज और बता रहा हूं, सुनो। फाइनेंशियल ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। क्या बोलता है? हाँ, कोई गैस करके बताएगा इसको प्रीवियस ईयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि असेसमेंट के पहले का ईयर है ना। तो या तो क्वेश्चन में पीवाई लिखेंगे बहुत जगह, या एफ लिखेंगे, बट कंफ्यूजन में नहीं रहना, बिकॉज पीवाई एफ सेम ही चीज है। ओके, सो प्रीवियस ईयर बोलो या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलो। अपने केस में हमारे सिलेबस का जो पार्ट है वो कौन सा है? फाइनेंशियल ईयर है 25-26, और उससे रिलेवेंट असेसमेंट कौन सा है? 26-27। और ये कैलकुलेशन आपको कैसे समझाया मैंने, वो भी आपको थोड़ा लिखना चाहिए वहां पे। क्योंकि असेसमेंट यानी कि जो चेकिंग होता है रिटर्न का, वो फाइनेंशियल के बाद होता है। सो दैट इज हाउ असेसमेंट इज कैलकुलेटेड। अब ये सब चीजें लिखो चलो।
ठीक है। अच्छा सुनो अच्छे से, अभी आपको जितने भी क्वेश्चंस आइडियली हर जगह जो पूछे जाएंगे नॉर्मली, दे विल आस्क यू कैलकुलेट कैलकुलेट इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब ये आपके सिलेबस से ही रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आपको यही फाइनेंशियल ईयर का टैक्स का लॉ में सिखा रहा हूं। ओके, अच्छा, या तो फाइनेंशियल 25-26 ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, नहीं तो ये भी पूछ सकता है प्रीवियस ईयर 2025-26। दिस इज द सेम, फाइनेंशियल ईयर बोलो या प्रीवियस ईयर बोलो, एक ही बात होती है, हम लोग वही साल का टैक्स का लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, या फिर इसको ये भी लिख सकता है वो, असेसमेंट ईयर क्या लिखेगा बताओ? 26-27। प्लीज कंफ्यूजन में मत रहना, असेसमेंट ईयर 26-27 अगर क्वेश्चन में लिखा है उसका रिवर्स कैलकुलेशन कर लो खुद से। असेसमेंट ईयर 26-27 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा? असेसमेंट ईयर 26-27 में हो रहा है तो मतलब उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 25-26 वाला ही टैक्स का लॉ है ना? तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ए वाई 26-27 इज नथिंग बट पी वाई और एफ वाई 25-26। कंफ्यूजन में मत रहो, ठीक है? आपको कहीं लिखना है एकदम अच्छे से क्लियरली एप्लीकेबल आपके अटेम्प्ट के लिए, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है लिखो, 25-26 फाइनेंशियल ईयर, या प्रीवियस ईयर 25-26, या असेसमेंट ईयर 26-27, ये आपके सिलेबस का है। ठीक है, प्लीज घर पे अगर आपके मॉड्यूल आ चुके हैं तो मॉड्यूल में कंफर्म कर लो, फर्स्ट पेज पे ही लिखा रहना चाहिए आइडियली, है ना? इनिशियल पेजेस में मिलेगा कौन से असेसमेंट ईयर के लिए रेलेवेंट है। अगर वो असेसमेंट 26-27 नहीं दिख रहा है वहां पे तो वो आपके सिलेबस का नहीं है, आपको कोई और अटेम्प्ट की बुक मिल गई है। बात को समझो, गलती से इंस्टीट्यूट ने अगर आपको 25-26 असेसमेंट ईयर वाला बुक भेज दिया तो आप गलत बुक पढ़ रहे हो, है ना? ऑलवेज कंफर्म दिस। एक और चीज, अगर सपोज आप मार्केट में कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई भी ऑथर का कोई भी नोट्स रैंडमली कहीं से पढ़ रहे हो, प्लीज कंफर्म दिस थिंग, असेसमेंट ईयर 26-27 लिखा है क्या उस पे? अगर लिखा नहीं है तो बुक को हाथ भी मत लगाओ, कंफ्यूजन ज्यादा होगा क्योंकि आप गलत असेसमेंट ईयर का टैक्स का लॉ पढ़ रहे हो फिर। ठीक है, राइट? चलो बच्चों, एक और चीज बताऊं, सुन लो अच्छे से, है ना? एज अ स्टूडेंट पता रहना चाहिए, ओके? काम आओ मत आओ मैटर नहीं करता है। अब आपके साल में जितने भी 2-3 अटेम्प्ट है बच्चों, इसमें इसमें आइडियली इन वन ईयर इन ऑल दोज अटेम्प्ट्स, जो भी है आपके अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स है आपके? 3 अटेम्प्ट्स है, तो आपके साल के जो 3 अटेम्प्ट्स है उसमें सेम असेसमेंट रहेगा। मतलब अगर सपोज मे अटेम्प्ट में अगर कोई स्टूडेंट सपोज पास नहीं होता है, मे अटेम्प्ट के लिए आपको कौन सा असेसमेंट एप्लीकेबल है? अगले साल जो आपका मे में अटेम्प्ट है उसके लिए आपको कौन सा असेसमेंट एप्लीकेबल है? 26-27। क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा है? सितंबर में भी सेम असेसमेंट है, वो भी क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जनवरी में आ रहा है। ओ आई एम सो सॉरी, एक साल के जो दो, एक कैलेंडर के जो 2 अटेम्प्ट है ना उसमें सेम असेसमेंट है। फिर अगले साल क्या होगा पता है? अगले साल आपका असेसमेंट और चेंज हो जाएगा। For January attempt, you will have to go through the new assessment then. मतलब आप समझ रहे हो, आपके पास 2 अटेम्प्ट से टू क्लियर दी एग्जाम, और अगर सपोज आप एग्जाम क्लियर नहीं करते हो 2 अटेम्प्ट्स में तो आपको वापस टैक्स पढ़ना पड़ेगा स्क्रैच से। इन हाँ, नेक्स्ट जनवरी 2027 में ऑलरेडी बजट आ चुका है ना इसके पहले के साल का। हाँ, जनवरी को भी लिया क्या उसने? ओके ठीक है, फिर बहुत एहसान कर लिया तुम लोगों पे। तो जो भी है बच्चों, बट आइडियली ट्राई करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है। हाँ हाँ, करेक्ट। तो तब नया असेसमेंट चालू हो चुका है बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सी, एक सेकंड में आपको एक चीज बता रहा हूँ, सुनो अच्छे से। अभी बच्चों एक बेसिक चीज क्लियर करना बहुत बेटर होगा। फाइनेंशियल आपका कौन सा है? 25-26।
ठीक है, तो इसका बजट कब आया होगा? जनवरी फरवरी जो भी है 2025 में बजट आया, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड उन्होंने टैक्स बता दिया, ये ऐसे ऐसा एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल चालू होने के पहले गवर्नमेंट पूरा डिक्लेयर करती है, ताकि लोग पहले से कुछ प्लान करना चाहते तो कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये 25-26 फाइनेंशियल ईयर जो है ये खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2026 को। आप लोग अटेम्प्ट कब लिख रहे हो? मई 2026 में आपका अटेम्प्ट है। सो फॉर दिस अटेम्प्ट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन ये, सर मई 2026 में जब हम लोग अटेम्प्ट लिखेंगे 2026 में वापस नया बजट आ गया रहेगा, हाँ या ना? कब आया रहेगा? अगेन फरवरी जनवरी में, बट उसके बुक्स बने नहीं ना। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली स्पीकिंग मई 2026 में टैक्स चेंज हो चुका है, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? अरे भाई स्टूडेंट की जान लोगे क्या, है ना? वो पढ़ेगा कब फिर? मई में अटेम्प्ट है और जनवरी फरवरी के बाद आपका सिलेबस चल रहा है टैक्स का, कुछ सेंस नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, राइट? सो दैट इज द रीजन, भले ही टैक्स चेंज हो चुका है बट आपको पढ़ना नहीं है। तो अगर निर्मला तई आके टीवी पे डरा रही है तो डरना नहीं बच्चों, टीवी बंद कर देना। ओके, सो दिस इज समथिंग, बहुत बेसिक चीज मैंने बताई है, क्योंकि अगर ये नहीं पता रहेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, अरे सर टैक्स वापस चेंज हो गया। आपको एप्लीकेबल नहीं होगा अगले साल जो भी वो बोलेंगे, क्लियर है? बट ऑफकोर्स एप्लीकेबल होगा 3 अटेम्प्ट के बाद। 3 अटेम्प्ट, जो भी 3 अटेम्प्ट बोल रहे हो 3 अटेम्प्ट के बाद एप्लीकेबल होगा। अच्छा चलो बच्चों, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। सभी लोग ध्यान दो अच्छे से, एवरीवन लिसन। बेसिक चीज समझ में आई क्या? असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का लॉजिक सबको क्लियर समझा? क्या हो गया इसको? ऑलराइट चलो, नाउ आप लोग एक काम करो बच्चों, इसका प्रिंट देना है या आप लिखोगे? एक काम करता हूं, मैं प्रिंट देता हूं इसका, बिकॉज बहुत लिखना है। आप अभी बोल रहे हो जो जोश में, बट इफ यू लुक एट दी फाइल्स आपको चक्कर आ जाएगी, इतने सारे फाइल्स आप थोड़ा ना लिखोगे यार। जिसको लिखना है लिखो, जिसको नहीं लिखना है ऑप्शन है, मैं प्रिंट दे दूंगा, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल एटलीस्ट एक हेडिंग लिख के छोड़ दो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जस्ट पुट दी हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फर्स्ट चैप्टर की फाइल्स हो, चलो आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, मैं प्रिंट दे रहा हूं। ओके, अच्छा हेडिंग लिखा आपने सबने? प्लीज लिसन केयरफुली बच्चों, एवरीवन लिसन, सुनो। बेसिक जो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है, इट इज अ मिक्स ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, राइट? तो हम लोग मिक्स करने की कोशिश करेंगे हर लेक्चर में, एकदम पूरा थियोरी भी नहीं होना चाहिए, पूरा प्रैक्टिकल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग मिक्स करने वाले हैं, पहले ये बताऊंगा फिर वी विल गो विथ टैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, अभी यहाँ एक हेडिंग लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बात को अच्छे से समझो। इनकम टैक्स में जब हम लोग जो अपना फाइनेंशियल ईयर है 25-26, उसका जो हम लोग इनकम निकाल रहे हैं, है ना, तो इनकम जो भी पर्सन का कैलकुलेट करोगे, इनकम इज डिवाइडेड इनटू 5 सोर्सेस, 5 हेड्स, उसको बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम। जो भी पर्सन इंडिया में पैसे कमा रहा है वो ये 5 तरीकों से ही कमा सकता है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ओके? और इसके आपके अलग अलग चैप्टर्स आगे बनने वाले हैं, ठीक है? तो कौन से 5 हेड्स ऑफ इनकम है यहाँ लिखा है, देख लो। सबसे फर्स्ट है यहाँ लिखा हुआ इनकम फ्रॉम सैलरीज, एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरीज, एनी गेसेस क्या होगा? जो भी एम्प्लॉई है, जो किसी एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, जहां पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला बॉन्डिंग होता है, वहां पे अगर आप कुछ पैसे कमाते हो, वो जो इनकम आपका है इट इज टैक्स्ड अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है? तो कोई पर्सन है, सपोज इमेजिन करो कोई जॉब कर रहा है और जॉब करके उसको सैलरी मिल रही है, तो अगेन वो जो सैलरी इनकम है वो कौन से हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है
प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है या फिर कोई अगर सपोज कोई प्रोफेशनल पर्सन है जो प्रोफेशन प्रैक्टिस कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है ना, वो खुद का प्रैक्टिस चला रहा है, या फिर कोई कोचिंग क्लासेस का बिजनेस कर रहा है जैसे कि हम लोग हो गए, राइट, या फिर कोई भी पर्सन कुछ भी बिजनेस कर रहा है ना, कोई ट्रेडर है, कोई रिटेलर है, किसी की किराना दुकान है, जो भी बिजनेस से पैसे कमाए जा रहे हैं, प्रोफेशन से पैसे कमाए जा रहे हैं, इट इज टैक्स्ड अंडर दिस हेड ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्ट में इसको पीजीबी भी बोलते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है, हम लोग आगे यूज अगर करेंगे ऐसे रैंडमली, मैंने कभी रेफरेंस दिया तो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरीज फर्स्ट हेड, सेकंड इज बिजनेस या प्रोफेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई गेस करेगा? बताओ आपको कुछ अगर क्लिक हो रहा है तो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर को बेचा या घर से किराया मिला? किराया मिला। ठीक है, तो अगर आपका कोई घर है और अगर आपने घर को किराए पे दिया और आपको किराया मिल रहा है, तो जो किराया आपने कमाया है दैट इज टैक्स्ड अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी सिंपल। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने किराए पे दिया है, तो प्रॉपर्टी से जो भी उनको पैसे मिल रहे हैं दैट इज टू बी टैक्स अंडर दिस हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, अच्छा नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है कैपिटल गेन्स। चलो बताओ, गेस करो। शेयर्स खरीदे, शेयर्स बेचे, वेरी गुड। प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉपर्टी बेचे। अगर मेरा एक घर है और वो घर को मैंने सेल किया, सेल करके जो गेन हुआ दैट इज कैपिटल गेन, दैट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घर को किराए पे दिया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घर को सेल कर दिया तो कैपिटल गेन्स। गोल्ड को बेच दिया, कैपिटल गेन्स। शेयर्स को बेच दिया खरीद के, कैपिटल गेन्स। जगह थी, जगह को सेल कर दिया, कैपिटल गेन्स, है ना। कोई भी कैपिटल एसेट को अगर आप सेल करते हो तो जो गेन्स अराइज होते हैं दैट वुड बी टैक्स्ड अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। इजी है। अच्छा, लास्ट एक खतरनाक सोर्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गवर्नमेंट वर्क चालू है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी कमाया हुआ पैसा होता है जो ऊपर के चार हेड में फिट नहीं होता है। एग्जाम्पल कोई सोच सकता है? हाँ, डिविडेंड का पैसा, राइट। तो डिविडेंड ऊपर के चार सोर्सेस में कहीं नहीं आता। डिविडेंड सैलरी नहीं है, डिविडेंड आपके बिजनेस का भी पैसा नहीं कमाया है, हाउस प्रॉपर्टी का भी नहीं, और कैपिटल गेन्स पे भी नहीं आता। तो डिविडेंड कहाँ आएगा? जो ऊपर चार में कहीं फिट नहीं हो रहा है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो गवर्नमेंट को कोई भी इनकम छोड़ना नहीं है, आपके हर कमाई पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लॉटरी इनकम, कोई पर्सन अगर लॉटरी से पैसे कमाता है वो ऊपर के चार हेड में फिट नहीं होता है, इट वुड बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कौन बनेगा करोड़पति में? कोई जाके अगर पैसे कमा रहा है केबीसी में, कोई शो में, है ना, ऑनलाइन गेम्स से कोई पैसे कमा रहा है ना, ड्रीम 11 से पैसे कमा लिए, ये सब चीजें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी। बैंक में आपने एफडी रखा और वो एफडी पे इंटरेस्ट अगर आप अर्न कर रहे हो वो भी आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएंगे। गवर्नमेंट कोई भी आपकी इनकम को छोड़ने वाली नहीं है। एक चीज और बता रहा हूं, इनकम टैक्स इज अ वेरी वियर्ड लॉ। क्यों? इनकम टैक्स ये चेक नहीं करता है कि आपकी इनकम लीगल है या इलीगल है। बात को समझना अच्छे से। इवन इफ योर इनकम इज इलीगल, गलत तरीके से अर्न किया है, टैक्स तो लगेगा उस पर, टैक्स बिल्कुल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई पर्सन है ना, से क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा रहा है, बिटकॉइन वगैरह से पैसे कमा रहा है, बीच में इसको बैन कर देता है गवर्नमेंट ने। इनफैक्ट इसका ट्रेडिंग इंडिया में ऑफिशियली अलाउड भी नहीं है। अगर सपोज आप ये सब चीजें करके पैसे कमा लेते हो, टैक्स तो लगेगा। अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट टैक्स लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। समझी बात? ठीक है, तो ये कितने हेड्स हो गए? 5। एक बार वापस बता दो, 5 हेड्स ऑफ इनकम मैंने कौन सा बताया? सबसे फर्स्ट था सैलरीज, बिजनेस इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे ही आप ये 5 चीजों का टोटल करोगे, बच्चों फर्स्ट लेक्चर है, कंसंट्रेशन बिल्कुल ड्रॉप मत होने देना, बिकॉज ये सारी चीजें बार बार मैं आपको बताऊंगा तब समझ में आना चाहिए क्या बोला था सर ने। 5 चीजों का, अगर 5 हेड्स का, इसको क्या बोलते हैं वैसे? हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम का जैसे आप टोटल करोगे ना, तो आपको मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या मिलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम। बहुत बार इसको जीटीआई भी बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस मतलब क्या? जब भी ग्रॉस वर्ड कहीं पे भी आता है तो ग्रॉस का कनेक्शन नेट से होता है ना, एवरीवेयर एवरीवेयर। ठीक है, इनफैक्ट आपने वो नेशनल इनकम भी पढ़ा होगा, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट।
है ना। अच्छा, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट, यहां ऐसा नहीं है, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां ग्रॉस टोटल इनकम जो आपका आ गया 5 हेड्स का टोटल करके, गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट आपको कुछ बेनिफिट दे रही है, गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस अलाउ कर रही है। ध्यान से सुनो बात को, क्या बता रहा हूं, गवर्नमेंट आपको कुछ डिडक्शंस अलाउ करती है इनकम टैक्स एक्ट में। डिडक्शंस का अलग एक सेपरेट चैप्टर है, अभी नहीं सिखाऊंगा ऑब्वियसली, क्योंकि सारी चीजें आपको फर्स्ट चैप्टर में मैं सिखाने वाला नहीं हूं। बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, डिडक्शंस का एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, सुनो अच्छे से बच्चों। अपने कंट्री में गवर्नमेंट इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करती है। तो अगर सपोज आपने लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, या फिर आपने गवर्नमेंट के कुछ सेलेक्टेड सोर्सेस में कुछ पैसा डोनेट किया कहीं, तो ये सब चीजों को गवर्नमेंट डिडक्शंस के तौर पे आपको अलाउ कर रही है। डिडक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है, जो 5 हेड्स का जो टोटल था, उसको गवर्नमेंट और रिड्यूस कर रही है, डिडक्ट कर रही है, और डिडक्शंस की वजह से अब आपका जो नेट टोटल इनकम रहेगा दैट वुड बी मच लेसर कंपेयर टू द ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि आपने कुछ माइनस किया है। और अगर आपका नेट टोटल इनकम कम हो गया तो आपका टैक्स भी कम लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जितना इनकम कम उतना टैक्स कम, जितना इनकम ज्यादा उतना टैक्स ज्यादा। तो डिडक्शंस आपको हेल्प कर रहे हैं टैक्स कम करने में, बढ़ा रहे, हेल्प करे, कम हो जाएगा टैक्स, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। फिर से बताओ फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट दिमाग में जितना जल्दी फिट करोगे उतना बेटर। पहले 5 हेड्स का टोटल किया, 5 हेड्स के टोटल को क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस क्या, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, सीखेंगे आगे, है ना। एक दो एग्जांपल्स अभी ऐसे रैंडमली दी मैंने, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, राइट। और जो माइनस किया उसके बाद आया आपका नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम को बहुत बार नेट इनकम भी बोलते हैं, सिर्फ नेट इनकम लिखा, ठीक है, या फिर सिर्फ इनकम भी लिखा, मतलब आपको अगर इनकम कैलकुलेट करने के लिए कोई बोलता है दैट इज नॉट ग्रॉस, दैट इज ऑलवेज नेट। समझ में आई बात, कोई भी अगर आपको इनकम निकालो अगर ऐसा बोलता है तो आपको क्या निकालना है, आपको नेट इनकम निकालना है। इज इट क्लियर, पक्का, ठीक है। 5 H का टोटल क्या, ग्रॉस टोटल इनकम आया, डिडक्शंस माइनस क्या, चैप्टर 6A के, फिर आया आपका नेट टोटल इनकम। क्लियर। अच्छा, जो भी आपका नेट इनकम आता है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना होगा, एनी गेसेस, टैक्स निकालना होगा, ठीक है। तो जो आप टैक्स निकालते हो, ये यहां से बता रहा हूं, देख लो यहां पे नीचे एक और टेबल बनाया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। अंडरस्टैंड बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कैन यू डू वन थिंग, आपने इसके पहले हेडिंग लिखा था क्या, क्या लिखा था हेडिंग, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। जो स्टूडेंट लिखना पसंद कर रहे हैं, जिनको घर पे लिखने की इच्छा हो रही है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग इसके पहले के बैचेस लिख भी रहे थे, ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं प्रिंट आउट दे देता हूं, तो आपको लिखना आप लिख सकते हो। तो जो स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो थोड़ा स्पेस छोड़ सकते हैं इसके बाद, है ना। तो देख लो आप इसको कितनी जगह लगेगी अंदाजा, इफ यू वांट टू राइट। अगर आपको लिखना नहीं है कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली हेडिंग हेडिंग लिख दो, एटलीस्ट उतना आप वो रेफरेंस ले सकते हो, डायरेक्टली वो पेज नंबर का रेफरेंस दे देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट लिखना कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, चलो हेडिंग लिखो एटलीस्ट। लिखा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। बहुत ध्यान से सुनना, हम लोगों ने एंड कहां पे किया था, 5 हेड्स का टोटल क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से क्या माइनस किया, डिडक्शंस, कौन से चैप्टर के, 6A के। उसके बाद क्या आया, नेट इनकम। नेट इनकम जो आया है उस पे अब आपको टैक्स निकालना है, ठीक है। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सुनो। सबसे फर्स्ट जब भी आप टैक्स निकालते हो नेट टोटल इनकम पे, उसमें कभी कभी सेलेक्टेड केसेस में रीबेट माइनस होता है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा आगे, अभी शॉर्ट में समझना, ठीक है बच्चों। ये देख लो, रीबेट जो होता है ना, ये है टैक्स डिस्काउंट। रीबेट क्या है, आप कुछ भी मत लिखो अभी, आप सिर्फ सुन लो, क्यों, क्योंकि आगे रीबेट में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आपको, ऑलरेडी होगा। सो डोंट वरी कि कुछ मिस हो गया, अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से सुन लो, अच्छे से क्या बता रहा हूं। रीबेट का मतलब क्या होता है, टैक्स डिस्काउंट, ओके। सो एग्जैक्टली रीबेट किसको मिलता है आगे हम लोग सीखेंगे, बट फिलहाल ऐसे दिमाग में रखो, बहुत कम इनकम वाले लोगों को सेलेक्टेड केसेस में रीबेट मिलता है, टैक्स में डिस्काउंट मिलता है, ओके। अच्छा, तो
जो बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, है ना, उनको गवर्नमेंट ज्यादा तकलीफ नहीं दे रही है। देख लो, इनकम टैक्स का लॉजिक बताता हूं। इनकम टैक्स में गवर्नमेंट का लॉजिक ऐसा है, जो लोग कम कमा रहे हैं उनसे टैक्स ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, बिकॉज वो बड़े मुश्किल से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, सो टैक्सेशन में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? जितना ज्यादा कमाओगे गवर्नमेंट और ज्यादा ज्यादा आपसे चार्ज करती जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो रीबेट जो है बहुत कम इनकम वालों को टैक्स में डिस्काउंट मिलती है। ये ऐसा समझ लो, मिडिल क्लास या फिर बहुत ही लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं जिनकी बहुत कम इनकम है, उनको गवर्नमेंट ज्यादा तकलीफ नहीं दे रही है, उनको उनके टैक्स जो निकाला है उसमें रीबेट थोड़ा और टैक्स में छूट दे दिया। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक चीज और लिखी है, ऐड करो सरचार्ज। क्या ऐड करना है? सरचार्ज। ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एक फॉर्मेट में मैंने आपको हर एक चीज प्रेजेंट करने की कोशिश की है, बट मेरी बात को सुनना अच्छे से। एवरीवन प्लीज लिसन। रीबेट और सरचार्ज दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। सरचार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स। जो हमने टैक्स निकाला है, ये जो ए वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट क्या है? टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम। जो अपना नेट इनकम निकला था उसमें हमने टैक्स निकाला, राइट? उसके ऊपर सरचार्ज कब लगेगा पता है? जब आप बहुत ज्यादा अमीर असेसी हो, है ना। रीबेट और सरचार्ज दोनों भी सेम केस में कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सरचार्ज, एक्चुअली मैं बताता हूं, सुनो अच्छे से बच्चों। सरचार्ज कब लगता है पता है? जब आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। कितने से ज्यादा? 50 लाख से ज्यादा, मतलब आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है देखो, क्योंकि आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, यू आर वेरी रिच, सो दैट्स वाई आपका जो टैक्स निकला है वो टैक्स के ऊपर और अलग से टैक्स जोड़ेंगे। सो सरचार्ज बहुत अमीर लोगों को लग रहा है ना। और रीबेट, रीबेट बहुत गरीब लोगों को लगता है यार। ठीक है, रीबेट जिसकी इनकम बहुत कम है ना, उसको रीबेट मिलता है, राइट? रीबेट किसको मिलता है बोलो? 5 लाख तक जिसकी इनकम है उसको रीबेट मिलता है। कितना? 5 लाख। साल भर में जिसने 5 लाख तक ही रुपए कमाए हैं उसको क्या मिलता है? रीबेट मिलता है, टैक्स में छूट मिलती है। और 50 लाख के ऊपर जो कमा रहा है उसको क्या लगता है? सोचा, सीखेंगे, टेंशन मत लो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अगर बहुत गरीब हूं मैं तो टैक्स में से रीबेट मिल जाएगा, माइनस करो। ठीक है, सरचार्ज ऑब्वियसली मेरे को एप्लीकेबल नहीं क्योंकि मैं गरीब हूं, एग्जाम्पल में। और अगर सपोज मेरा इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो मेरे को रीबेट नहीं मिलेगा, मेरे को उल्टा सरचार्ज लगेगा। ठीक है, अच्छा, जो भी लेस या ऐड जो भी हो रहा है वो आप कर दो। वो होने के बाद में बच्चों, उसके बाद लास्ट में आपको हमेशा ये चीज ऐड करनी है, हेल्थ एंड एजुकेशन से। लिसन केयरफुली, सुनो, सुन लो। एक तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्या क्या, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन से क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, एक थंब रूल दिमाग में फिट कर लो। जो भी आपका नेट इनकम है, नेट इनकम कैसे है? स्टार्टिंग से बताओ, 5 हेड्स का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, 5 हेड्स के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें क्या माइनस किया? डिडक्शंस। क्या आया? नेट इनकम। रीबेट है तो माइनस करो, सर्च है तो ऐड करो। जो भी आपका फाइनल आंसर आया, हर बार आपको याद से टैक्स जो भी आपका निकल रहा है उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना कंपलसरी है। ऐसे मान लो, सुनो मेरी बात को, मैं आपको एक ऐसी बता रहा हूं एनालॉजी, तो आपको समझेगा और याद रहेगा हमेशा। कोई भी, अगर आप सपोज घर में कोई अच्छी डिश बना रहे हो, तो डिश कंप्लीट नहीं होगी जब तक उस पर थोड़ा सा आपने धनिया ना छिड़का हो, गार्निश नहीं किया हो। तो ये गार्निश है बेसिकली। ऐसा दिमाग मेरे को, ऐसे क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जब आप पूरा टैक्स निकालोगे ना, एंड में हमेशा जो भी आपका टैक्स आ रहा है ना, उस पर आपको कंपल्सरी 4% क्या जोड़ना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कंपल्सरी, मैंडेटरी है। ठीक है, कितना परसेंट? 4%। क्या लॉजिक है? सेस क्या होता है मैं बता दो। सेस गवर्नमेंट का एक तरीका है आपसे और एक्स्ट्रा टैक्स मांगने का, बट यहां पे गवर्नमेंट ने रीजन बताया हम लोग ये एक्स्ट्रा टैक्स क्यों मांग रहे हैं। पहली बात, सेस इज टैक्स ऑन टैक्स, मतलब ये जो आपने ऑलरेडी टैक्स निकाला है इसके ऊपर 4% लग रहा है, मेन इनकम पे नहीं लग रहा है। इनकम पे तो आपने टैक्स निकाले और टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। दिस 4% इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन दिस बैलेंस अमाउंट। टैक्स के ऊपर टैक्स है, समझ में आई के बाद? ठीक है, कितना परसेंट? 4%। पर्पस क्या है इसका? हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करना है बेसिकली। हेल्थ और एजुकेशन के नाम पे गवर्नमेंट ने क्या किया? 4% और टैक्स के ऊपर टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया। क्लियर है? ठीक है, ये सब ऐड करने के बाद जो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गया बच्चों, इसमें से ये दो चीजें माइनस हो रही है। ये दो चीजें क्या माइनस हो रही है वही बता दो। सुनो क्या लिखा है? एडवांस टैक्स एंड टीडीएस। सुनना मेरी बात,
कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऑलरेडी अपना टैक्स एडवांस में भर देते हैं। एडवांस टैक्स क्या होता है, कौन से बता रहा हूं सुनो। मेरा साल, कौन सा फाइनेंशियल ईयर मेरा, हाँ 25-26, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली पूरा साल खत्म होने के बाद इनकम का कैलकुलेट करके टैक्स भरूंगा या उसके पहले ही भर दूंगा? साल खत्म होने के बाद समझेगा कितना कमाया और उसके बाद टैक्स भरूंगा। एडवांस टैक्स में ऐसा नहीं होता है। एडवांस टैक्स में साल खत्म होने का वेट नहीं करता हूं मैं। जैसे जैसे साल प्रोग्रेस हो रहा है वैसे मेरे को समझेगा मैं कितना कमा रहा हूं और मैं एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स जमा कर देता हूं। ये बताओ, मेरा साल खत्म होने के पहले मैंने अगर एडवांस टैक्स जमा कर दिया तो साल खत्म होने के बाद वापस उतना और एक्स्ट्रा जमा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? कट हो जाएगा, वो माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एडवांस टैक्स आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। समझी बात? एक एग्जांपल देता हूं। सपोज इमेजिन करो मेरा टोटल टैक्स 12 लाख आ रहा है, ठीक है, बट मैंने 4 लाख ऑलरेडी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर भर दिया साल खत्म होने के पहले। ये 4 लाख जो मैंने साल खत्म होने के पहले भरा है इसको क्या बोलना है? एडवांस टैक्स। तो अभी गवर्नमेंट को कितना देना बाकी है? 12 लाख पूरा टैक्स है, उसमें से 4 लाख आपने ऑलरेडी दे दिया। कितना भरना है अभी है? सिर्फ 8 लाख का आपका नेट टैक्स लायबिलिटी रहेगा। समझा? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिखा, टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? प्लीज थोड़ा बताओ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एज अ कॉमन स्टूडेंट, एज अ सीए स्टूडेंट पता है ऑलरेडी टीडीएस का कॉन्सेप्ट। क्या होता है टीडीएस? पहले टीडीएस कट हो जाता है बच्चों। नॉर्मली अगर आप एक एम्प्लॉय हो, एक एग्जांपल दो, अगर आप एक एम्प्लॉय हो, आपको जो हर महीने पगार मिलता है ना आपके एम्प्लॉयर से, वो एम्प्लॉयर आपको पगार देते टाइम पे ही आपका टैक्स कट करके देता है। अगर मेरी पगार मिलने के टाइम पे मेरे को हर महीना कम कम पगार मिल रहा है और टैक्स मेरा कट हो गया, तो जब मेरा साल खत्म होगा तो मैं गवर्नमेंट को पूरा टैक्स वापस नहीं दूंगा, ये बोलूंगा कि सर मेरा ऑलरेडी थोड़ा टीडीएस कट चुका है। सपोज मेरा 12 लाख का टैक्स आ रहा था, 4 लाख एडवांस टैक्स भरा और 5 लाख का टीडीएस कट हो गया। 5 लाख का टीडीएस कट हो गया तो इसका मीनिंग क्या है? मेरे को अभी और कितना भरना है? 3 लाख होगा मेरा नेट टैक्स लायबिलिटी। इज इट क्लियर? फॉर्मेट एक बार वापस बता रहा हूं, देख लो। ऑब्वियसली फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट इंस्टेंस में सब कुछ दिमाग में नहीं बैठेगा, प्रैक्टिस से ही आपको वो सब चीजें समझेगी। एक बार वापस बता रहा हूं, सुनो। सबसे पहले इनकम कैसे निकालते हैं? 5 हेड्स का टोटल क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस टोटल इनकम। शुरुआत से बता सकते हो 5 हेड्स कौन से? सैलरीज, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ये पांचों के टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से कुछ डिडक्शंस अलाउ होते हैं, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, वो माइनस होने का क्या आता है? नेट टोटल इनकम। अब इसके ऊपर आप निकालोगे टैक्स। अगर गरीब हो तो रिबेट माइनस करो, अमीर हो तो सरचार्ज जोड़ दो, और जो भी है उस पर लास्ट में धनिया छिड़कना है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आपका टैक्स आ गया। अगर आपने ऑलरेडी पहले एडवांस टैक्स भरा है माइनस कर दो, ऑलरेडी पहले टीडीएस करे तो माइनस कर दो, और बैलेंस आपका टैक्स लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये बैलेंस टैक्स लायबिलिटी कब तक भरना है? 31 जुलाई या 30 सितंबर जो ड्यू डेट है उसके पहले आपको जमा करना है। क्लियर है? पक्का? ओके नाउ, हाँ हाँ वही बता रहा हूं, वही बता रहा हूं, टैक्स कैसे निकालते हैं वही बता रहा हूं। सी बच्चों, यहां पे नोट्स में है ना ऑलरेडी बताया है टैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो आ जाओ, कम टू दिस पॉइंट। ये देखो यहां क्या लिखा है, स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर, कौन सा असेसमेंट ईयर है बताओ जरा? असेसमेंट ईयर 26-27, मतलब हम लोग कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं? वन एंड दी सेम। असेसमेंट ईयर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो 26-27 लिखा है बट वो फाइनेंशियल 25-26 की बात चल रही है जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा है ऑप्शनल टैक्स रिजीम। आज शाम को बताऊंगा ऑप्शनल टैक्स रिजीम के बारे में, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश करो। कैलकुलेटर है सबके पास? निकालो। बोलो कुछ। हाँ सुनो अच्छे से बच्चों, ये देखना लिखा है इंडिविजुअल HUF। HUF क्या है?
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सुनो, कंफ्यूजन होगा, थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। एवरीवन प्लीज लिसन। बच्चों, आपको इस चैप्टर में मैं हर एक कॉन्सेप्ट आगे बताने वाला हूं। इंडिविजुअल मतलब क्या, एचईएफ क्या होता है, एओपी, बीओवाई, एजीपी, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पैसे कमाने वाला इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, है ना। एचयूएफ भी हो सकता है, अगर मैंने एक एचयूएफ का अलग से अकाउंट ओपन किया है और एचयूएफ के थ्रू मैं कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं और मेरी एचयूएफ के थ्रू कुछ कमाई हुई है, तो एचयूएफ का इनकम भी टैक्सेबल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एओपी भी पैसे कमा सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी पैसे कमा सकता है, एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी पैसे कमा सकता है, राइट। अगर ये सारे कैटेगरीज पैसे कमाते हैं तो इनका जो टैक्स स्लैब है कॉमन है, इनके लिए अलग अलग स्लैब्स नहीं बने हैं, कॉमन है, ओके। फिर से बता रहा हूं, कैटेगरी कौन सा है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। एजेपी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, आई विल एक्सप्लेन, अभी उसके ऊपर लोड लेना नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है अगर सपोज कोई पर्सन ने, कोई इंडिविजुअल ने, सपोज इमेजिन करो उसका इनकम सपोज 2.5 लाख है, कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख तक के कमाई पे जीरो टैक्स है, ये देख लो। अप टू रुपीज 2.5 लाख अगर कोई पर्सन पैसे कमाता है साल भर में, उस पर टैक्स का रेट है 0%। टैक्स रेट कितना है, 0%, ओके। यहां लिखा है where the total income does not exceed 2,50,000 नील, टैक्स लगेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, where the total income exceeds 2,50,000 but does not exceed 5 लाख, ये देख लो, यहां लिख के थोड़ा आपको सिंपल करके बता रहा हूं। अगर किसी का इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, 2.5 लाख से ज्यादा है और 5 लाख तक है, 5 लाख तक है, तो उस पर टैक्स रेट 5% है। कितना परसेंट है, 5%, ठीक है। अच्छा, और 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है तो 20%, ये देख लो, यहां लिख के बता रहा हूं। 5 लाख से ज्यादा कहां तक, हाँ, 10 लाख तक कितना परसेंट है, 20%, सीधा 5 से सीधा 20% हो गया। और अगर कोई पर्सन की कमाई 10 लाख के ऊपर जाती है तो वो 30% के स्लैब में आ जाएगा, ठीक है। आई विल शो यू हाउ टू डू दी कैलकुलेशन, गड़बड़ मत करो, आराम से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो सब लोग, कैलकुलेटर सिर्फ सामने रखो, ठीक है। फिर से देख लो, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एजेपी, बीओआई, एओपी, ठीक है। तो ये सारे कैटेगरीज का स्लैब यहां लिखा है। 2.5 लाख तक की कमाई पे 0%, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से ज्यादा 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर की कमाई पे 30% स्लैब्स लग रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड इसको कैसे डील करना है, सुनो। सपोज इमेजिन करो कि कोई पर्सन है जिसकी कमाई है से 12 लाख, ठीक है। कैन यू डू द कैलकुलेशन एंड टेल मी, 12 लाख अगर कोई पर्सन कमाता है उसका टैक्स बताओ। चलो, ये रेट सामने रखे, आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन करो, आपका क्या आंसर है बताओ। हाँ, 3,60,000, ठीक है। अभी के लिए आप है ना एजुकेशन सेस इग्नोर करके बताओ। 1,72,500, बच्चों जो स्टूडेंट्स अगर 12 लाख की कमाई पर डायरेक्टली 30% निकाल रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हो 12 लाख पे डायरेक्टली 30%, दैट इज रॉन्ग। क्यों, अरे भाई 10 लाख के ऊपर इसकी इनकम गई है, सीधा 30% नहीं लगाना है, स्लैब्स है, स्लैब्स का मतलब है 2.5 लाख तक के इनकम पे 0% लगेगा। आई विल शो, ये देख लो, इसका इनकम कितना है, 12 लाख। सुन लो सभी लोग, ध्यान दो एक बार, पेशेंटली सुन लो, बिकॉज फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो। पूरा ध्यान सबका यहाँ पे, जिसको आ रहा है जिसको नहीं आ रहा है बताया नहीं अभी तक तो आंसर। 12 लाख की कमाई है। अब लॉ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई 2.5 लाख तक का जो इनकम है इसमें उस पर 0% लगाओ। ऐसा नहीं करना है कि 12 लाख मतलब सर ये तो 10 लाख के ऊपर चला गया पूरा 30% लगेगा, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है 2.5 लाख तक पे जीरो लगना है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि 12 लाख को आपको 2.5 लाख, स्टार्टिंग के जो 2.5 लाख है इस पे 0% लगेगा।
फिर नेक्स्ट क्या है, फिर अगले 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, ये कितना हो गया गैप? नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% लगाना, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको लगाना है 5%। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद 5 लाख से 10 लाख, ये कितना हो गया? 5 लाख से 10 लाख का गैप कितना हो गया? 5 लाख। तो अगले 5 लाख पे आपको 20% लगाना है, नेक्स्ट 5 लाख पे आपको 20% लगाना है। अभी तक 10 लाख का हिसाब हो गया, ठीक है? तो 10 लाख के ऊपर कितना है? 10 लाख के ऊपर सिर्फ 2 लाख जा रहा है, सिर्फ ये 2 लाख पे 30% लगाना है। आप पूरे 12 लाख पे 30% लगा रहे हो, दैट वुड बी रॉन्ग। स्लैब का मतलब भी वही होता है, रुक रुक के लगेगा वो, ठीक है? बताओ, 2.5 लाख पे 0%, हाँ, 2.5 लाख पे 5%, 12,500, 5 लाख पे 20%, 1 लाख, और 2 लाख पे 30%, 60,000, सबका टोटल करो, 1,72,500। ये क्या है पता है? दिस इज ओनली दिस पार्ट, नेट और टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम। अब रीबेट नहीं मिलता है, रीबेट मैंने आपको क्या बताया, आपको याद है? 5 लाख के नीचे की कमाई पर रीबेट मिलता है, यहां पे तो 12 लाख हो गया, रीबेट एप्लीकेबल नहीं है। सरचार्ज 50 लाख के ऊपर है, सरचार्ज में नहीं लगेगा। तो आपको बट एक चीज और ऐड करनी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको याद से ऐड करना है। ये जो अपने टैक्स निकाला है, इसके ऊपर आपको लास्ट में जोड़ना होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, यानी कि कितना? 6,000, 6,900। तो 6,900 अगर जोड़ दिया तो कितना है? 1,70,000। दिस इज द फाइनल टैक्स। इज इट क्लियर? पक्का? ओके, विल डू वन थिंग बच्चों, एक छोटा क्वेश्चन लिखो, ये यही लिखते हैं क्वेश्चन बेसिकली, और फिर इसको सॉल्व करते हैं प्रॉपरली। चलो लिखना वहां पे, बिफोर यू डू दैट कैन यू जस्ट मेंशन, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखो, चलो जैसे बता रहा हूं, कैलकुलेट, कैलकुलेट इनकम टैक्स, कैलकुलेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी calculate income tax liability for Mr. A, calculate income tax liability for Mr. A under ऑप्शनल टैक्स रिजीम, लिखा देखो यहां पे, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉर AY, फॉर AY 26-27, for AY 26-27, if his total income, if his total income is rupees 12 lakh, if his total income is rupees 12 lakh, फुल स्टॉप। आगे एक चीज और ऐड करो, he is a resident, he is a resident, ब्रैकेट में लिखो 45 years old, he is a resident, ब्रैकेट में लिखना 45 years old, ठीक है बच्चों? एज के हिसाब से भी ना आपके टैक्स स्लैब्स चेंज होते हैं, नीचे मैं बताऊंगा आपको आगे। बट अभी एक नॉर्मल केस है, 45 इयर्स का कोई पर्सन है, इंडिया का रेसिडेंट है, और उसका इनकम कितना है? 12 लाख। तो ये 12 लाख की कमाई पे आपको टैक्स निकालना है, राइट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। वहां लिखना, वहां लिखना कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, आंसर कैसे प्रेजेंट करते बता रहा हूं, लिखो चलो, computation of tax liability of Mr. A
कॉमा रेसिडेंट इंडिविजुअल ब्रैकेट में लिखो 45 years, 45 years, ठीक है। फॉर ए वाई कौन सा असेसमेंट ईयर? 26-27। अब नीचे इस तरीके से प्रेजेंट करो, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, टैक्स ऑन, ऐसा करो, इनिशियल ₹2.5 लाख। बच्चों रुपीस के 2 कॉलम बनाओ, बेटर होगा, इनर एंड आउटर। बता सकते हो इनिशियल 2.5 लाख पे, हाँ 0, नेक्स्ट ₹2.5 लाख, कितना परसेंट है? हाँ 5%, कितना होगा अमाउंट? 12,500। नेक्स्ट ₹5 लाख, कितना है? हाँ 20%, कितना है? 1 लाख। एंड लास्टली को बैलेंस कितना बचा? 2 लाख। ये आपका 30% स्लैब में चला गया क्योंकि दिस इज एक्सीडिंग 10 लाख। कितना होगा? 60,000। यहां लिखो देयरफॉर टोटल, ये टोटल बाहर के कॉलम में लेके जाओ। आपको ये पता है इनर कॉलम आउटर कॉलम क्यों बनाते हैं? बाकी आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में किया होगा, कहाँ किया है आपने? सब सब्जेक्ट्स में किया, ठीक है, ओके राइट। टोटल करो कितना आ रहा है? 1,72,500, ठीक है। अब ये टोटल पे आपको लास्ट में एजुकेशन से अलग से ऐड करना बाकी है, ठीक है। तो लिखो यहां पे नंबर 2 ऐड, प्लीज शॉर्टकट्स नहीं यूज करना है, 4% पूरा लिखो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अभी धीरे धीरे कुछ बच्चे क्या करते हैं बताए, ऐसे लिखते हैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये भी लिखते हैं बहुत बच्चे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वो आपका फ्रेंड नहीं जिससे आप चैटिंग कर रहे हो, पेपर चेक करने वाला मार्क्स कट कर देगा सीधा। बताओ 4% कितना हो रहा है? 6,900। यानी देखो देयर फोर नेट टैक्स लाइबिलिटी 1,79,400। एक और चीज, ऊपर जो कॉलम बना है अमाउंट रुपीज, इधर बहुत सारे बच्चे इधर भी शॉर्टकट करते हैं, ए एम टी। इतना भी मत करो यार, आपको एक बेटर शॉर्टकट बताऊं, अमाउंट ही मत ले, खत्म, रुपीज रुपीज, ठीक है। आंसर खत्म नहीं हुआ, कंक्लूजन खुद से लिखना है, कंक्लूड करो। क्वेश्चन में क्या पूछा? इनकम टैक्स लाइबिलिटी है ना, तो वह लिखो इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, उसका एज लिखो, रेसिडेंट है वो लिखो, असेसमेंट ईयर लिखो और ये अमाउंट लिखो। चलो, जरूरत नहीं है,
हो गया, डन। ऑलराइट, विल स्टॉप हियर, शाम को डिस्कस करते हैं।